भारत का स्वर्णिम गौरव केंद्रीय विद्यालय लाएगा। भारत का स्वर्णिम गौरव केंद्रीय विद्यालय लाएगा। तक्षशिला नालंदा का इतिहास लौट कर आएगा। जी हाँ, जो लोग केंद्रीय विद्यालय से पढ़े हैं या पढ़ रहे हैं उनको ये पंक्तियाँ जहन में बहुत अच्छे से घूम रही होंगी या याद होंगी। जब से ये पंक्तियाँ मैंने अपने बचपन में सुनी, क्योंकि मैं केंद्रीय विद्यालय में पढ़ा हूँ, तो मैं हमेशा सोचता था ये तक्षशिला और नालंदा का इतिहास क्या है जिसको हम लौटाना चाहते हैं। और फिर जब आगे भारत के इतिहास को, गौरवशाली इतिहास को, हमारे विश्व गुरु होने के असली कारणों को पढ़ा, खंगाला, छाना, तब समझ में आया कि तक्षशिला, नालंदा और विक्रमशिला का भारत के पूरे इस इतिहास में क्या स्थान है, क्या महत्व है, क्या अहमियत है और क्यों भारत दुनिया के लिए ज्ञान की गंगोत्री रहा, क्यों भारत को विश्व गुरु दरअसल कहा गया। भारत को विश्व गुरु इसलिए कहा गया कि आज के कैम्ब्रिज और ऑक्सफोर्ड के अस्तित्व में आने से सदियों पहले भारत में तक्षशिला और नालंदा जैसी ऐसी व्यवस्थाएं थी, ऐसे विश्वविद्यालय थे, ऐसे गुरुकुल थे जहां पर पढ़ने वाले छात्र अपने आप को धन्य मानते थे और ज्ञान का भंडार वहां पर था। आप सोच रहे होंगे कि बात को समझने और समझाने के सिलसिले में हम आज ये पढ़ाई विश्वविद्यालयों की बातों पर क्यों पहुंच गए हैं। दरअसल एक बार फिर से नालंदा विश्वविद्यालय, जी हाँ, बिहार में जो नालंदा विश्वविद्यालय था, तक्षशिला तो अब भारत का हिस्सा नहीं रहा है, आधुनिक भारत का, लेकिन नालंदा फिर से चर्चा में है। आज जब पूरी दुनिया के छात्र पढ़ाई के लिए ब्रिटेन और अमेरिका जाते हैं, तब हमको ये जानना बहुत ज़रूरी है। एक समय ऐसा था कि पूरी दुनिया के छात्र भारत में ज्ञान पाने के लिए आते थे। लंदन की प्रतिष्ठित ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से 500 से भी ज़्यादा वर्षों पहले भारत के बिहार में मौजूद नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान पाने का सिरमौर संस्थान था। नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान के लिए सिरमौर सर्वश्रेष्ठ और सबसे प्रतिष्ठित और बड़ा संस्थान था। नालंदा विश्वविद्यालय में एक समय पर 90 लाख से ज़्यादा किताबें थीं और दुनिया भर से करीब 10,000 छात्र, जी हाँ, 10,000 छात्र, 10,000 स्टूडेंट्स पूरी दुनिया के भारत में नालंदा में पढ़ने आते थे। आज नालंदा विश्वविद्यालय फिर से चर्चा में इसलिए है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नालंदा विश्वविद्यालय के नए परिसर का उद्घाटन किया है। 455 एकड़ में फैले इस नए परिसर में कुल 221 संरचनाएं हैं। इसको मशहूर आर्किटेक्ट बीबी जोशी ने प्रारूप को तैयार किया है, नालंदा विश्वविद्यालय के आधुनिक प्रारूप को। साल 2014 में तत्कालीन विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने इस ऐतिहासिक विश्वविद्यालय के निर्माण की नींव रखी थी। नई शुरुआत के साथ इस विख्यात विश्वविद्यालय के स्वर्णिम इतिहास को जानना, उस पर नज़र डालना और उस स्वर्णिम इतिहास को लौटाने की बातें केंद्रीय विद्यालय के इस प्रसिद्ध गीत में क्यों होती थी, बहुत ज़रूरी है ये जानना, ये समझना, इस बात को जानना कि भारत दरअसल विश्वगुरु क्यों था। असल में दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय था नालंदा। दुनिया के सबसे बड़े शिक्षा केंद्रों में से एक रहा नालंदा विश्वविद्यालय। आज लाल ईंटों के खंडहर के रूप में नज़र आता है, जिसके पास में ही उसी परिसर में नालंदा विश्वविद्यालय का नया ये परिसर जिसका उद्घाटन किया गया वो तैयार हुआ है। लेकिन उसका जो पुराना वैभव था, जो गौरवशाली इतिहास था, उसको जानना बहुत ज़रूरी है, बहुत महत्वपूर्ण है। हालांकि प्रधानमंत्री मोदी ने उसी इतिहास को फिर से जिंदा करने की, उस प्रतिष्ठा को फिर से पाने की दिशा में प्रयत्न शुरू कर दिए हैं। नालंदा विश्वविद्यालय दुनिया का पहला आवासीय विश्वविद्यालय माना जाता है। जी हाँ, मतलब हॉस्टल, जो हम कहते हैं हॉस्टल फैसिलिटी उस यूनिवर्सिटी में है कि नहीं, हॉस्टल में बच्चे रुक पाएंगे कि नहीं, वो संकल्पना हज़ारों साल पहले अगर हमें मिलती है, पहला आवासीय विश्वविद्यालय दुनिया का भारत में अगर बनता है, तो हमको समझ में आता है कि भारत में जो रहने वाले लोग थे, इस देश पर शासन करने वाले जो शासक थे, उनकी सोच कितने आगे की थी और उस सोच के साथ इस तरह के आवासीय विश्वविद्यालय का निर्माण करना जहां 10,000 छात्र एक साथ पढ़ सकते हों, बहुत बड़ी बात है। दरअसल इस विश्वविद्यालय की स्थापना 5वीं शताब्दी में गुप्त वंश के सम्राट कुमार गुप्त ने करवाई थी। बाद में नालंदा विश्वविद्यालय को सम्राट हर्षवर्धन और पाल वंश के अन्य शासकों से संरक्षण मिलता रहा। यहाँ, जैसा कि हम आपको बता रहे थे, देश दुनिया के 10,000 छात्र और विद्वान रहकर ज्ञान प्राप्त करते थे और यहाँ पढ़ाने वाले भी एक से एक प्रकांड पंडित और उद्भट विद्वान हुआ करते थे। नालंदा विश्वविद्यालय के पुस्तकालय में 90 लाख किताबें थीं। नालंदा विश्वविद्यालय में साहित्य, खगोल शास्त्र, मनोविज्ञान, आयुर्वेद, योग और ऐसे विषयों की पढ़ाई की जाती थी। चीन के वेनसांग और इत्सिंग जैसे विद्वानों ने भी भारत आने के बाद
नालंदा विश्वविद्यालय का गुणगान किया और इसे विश्व का सबसे बड़ा विश्वविद्यालय करार दिया था उस वक्त। नालंदा विश्वविद्यालय स्थापत्य कला का भी अद्भुत नमूना रहा है। वहाँ 300 से ज़्यादा कमरे थे, 7 बड़े हॉल थे और नालंदा में ही 9 मंजिला वो लाइब्रेरी थी जिसके अंदर ये माना जाता है कि 90 लाख से ज़्यादा किताबें थी। ये 90 लाख से ज़्यादा किताबें होना इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण रहा कि उन किताबों में जिस तरह का ज्ञान भरा हुआ था, उन सारी किताबों को दुर्भाग्यपूर्ण रूप से जला दिया गया था और वह ऐसी अग्नि जो 3 महीने तक धधकती रही, क्योंकि वहाँ पर 90 लाख से ज़्यादा किताबें थी। किताबों के साथ ही वो ज्ञान भी जलकर उन किताबों में खाक हो गया। कुछ जो बचा ज्ञान था, जो वहाँ से भिक्षुक भागे थे, वो ले भागे थे। जब सोचिए उस ज्ञान से आज इतनी समृद्धि है, तो वो बाकी की किताबें अगर होती अस्तित्व में तो दुनिया कई ज़्यादा बेहतर होती। बात केवल भारत की नहीं है, उस ज्ञान को दुनिया ने खोया है। ये दुनिया का नुकसान है, विश्व का नुकसान है। उस समय नालंदा की प्रतिष्ठा ऐसी थी कि आज जब हमारे यहाँ के हिंदुस्तान के बच्चे बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों का नाम लेकर कि मुझे MIT में प्रवेश मिल गया, मुझे ऑक्सफोर्ड में मिल गया, मुझे कैम्ब्रिज में मिल गया, तब दुनिया के लोग नालंदा में प्रवेश पाने के लिए इसी तरह की होड़ लगाते थे। नालंदा में प्रवेश पाना बेहद कठिन था। यहाँ पढ़ाई के इच्छुक छात्रों को नालंदा के शीर्ष प्रोफेसरों के साथ बहुत मुश्किल मौखिक साक्षात्कार, जी हाँ, वही पर्सनल इंटरव्यू देना पड़ता था। रिटन टेस्ट की भी तब व्यवस्था निश्चित ही रही होगी, लेकिन उसके बाद जो सबसे कठिन माना जाता था किसी का सिलेक्शन होने के लिए दौर, वो था मौखिक साक्षात्कार और उन्हें अपने ज्ञान का प्रमाण देना पड़ता था। जो लोग इस इंटरव्यू टेस्ट में पास हो जाते थे वो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानते थे और उन्हें भारत के प्रतिष्ठित विद्वानों और बौद्ध गुरुओं जैसे धर्मपाल और शीलभद्र आदि द्वारा पढ़ाया जाता था। पुस्तकालय की 90 लाख हस्तलिखित ताड़ के पत्रों की पांडुलिपियाँ दुनिया में बौद्ध ज्ञान और समृद्धि का सबसे बड़ा भंडार थी। इन किताबों के ज्ञान की चर्चा आज तक की जाती है, वो सारी ताड़पत्रों पर थी, हस्तलिखित थी। उस वक्त कोई ऐसी प्रिंटिंग प्रेस नहीं थी जिनके अंदर इन किताबों को छापा गया था, लेकिन सोच के देखिए 90 लाख किताबें ताड़ के पत्तों पर और चित्रित लकड़ी के पन्नों से, केवल उसमें से मुट्ठी भरी किताबें उस आग से बच गई और उन्हें भिक्षुओं ने, जो उस आग से बचने के लिए भागे, अपने साथ ले लिया था। एक बार दलाई लामा ने भी कहा था कि हमारे पास जो भी ज्ञान है उसका स्रोत नालंदा से आया है। ये प्रतिष्ठा, ये महिमा नालंदा की रही और दरअसल केवल भारत को नहीं, दुनिया को बदलने में ही नालंदा ने अपनी भूमिका निभाई थी। दरअसल भारतीय गणित के जनक माने जाने वाले आर्यभट्ट के बारे में अनुमान लगाया जाता है कि उन्होंने 6ठी शताब्दी 6ठी ईस्वी में विश्वविद्यालय का नेतृत्व किया था और ये आर्यभट्ट ही थे जिन्होंने दुनिया को शून्य से परिचित किया। जी हाँ, दशमलव और शून्य भारत की सबसे बड़ी देन जो दुनिया को मानी जाती है। और आप सोच कर देखिए कि हमारा जो गणित है वो कितना कमज़ोर, कितना पीछे रह जाता अगर उस गणित में शून्य और दशमलव का स्थान नहीं होता। तो ये दुनिया को देन है भारत की। इसीलिए नालंदा, तक्षशिला और विक्रमशिला केवल भारत की धरोहर नहीं है, विश्व धरोहर है। यूनेस्को ने जरूर नालंदा को विश्व धरोहर की दर्जा, विश्व धरोहर का, लेकिन उसमें जो ज्ञान था, उसकी जो विद्वता थी, उसको फिर से हासिल करके फिर से विश्व गुरु का दर्जा पाना अभी लंबा रास्ता है, लेकिन हम उस दिशा में चल पड़े हैं तो शायद उसको पा लें। लेकिन आर्यभट्ट ने ही दुनिया को शून्य से परिचित कराया और शून्य को अंक के रूप में मान्यता दी और ये आधुनिक जगत के गणित और विज्ञान के लिए सबसे क्रांतिकारी अवधारणा थी। इसी शून्य ने गणितीय गणनाओं को सरल बनाया और बीजगणित जैसे अधिक जटिल विषयों को विकसित करने में मदद की। शून्य के बिना हमारे पास कंप्यूटर नहीं होते, शून्य के बिना आधुनिक विज्ञान, आधुनिक गणित नहीं होता और यही वजह है कि दुनिया को बदलने में नालंदा की भूमिका बेहद अहम रही। आर्यभट्ट की खोज ने ही दक्षिण भारत और पूरे अरब प्रायद्वीप में गणित और खगोल विज्ञान के विकास को बढ़ावा दिया। बौद्ध शिक्षाओं और दर्शन को पूरे एशिया में फैलाने में भी नालंदा की अहम भूमिका रही। ये जो पूरा नालंदा का वैभवशाली इतिहास है, समृद्ध इतिहास है, जिस पर हम नाज कर सकते हैं, साथ ही साथ अफसोस भी कर सकते हैं कि ऐसा सुंदर विश्वविद्यालय, ज्ञान का ऐसा बढ़िया केंद्र जिससे पूरी दुनिया लाभान्वित हो सकती थी, हो रही थी, आखिर वो क्यों तबाह हो गया, क्यों बर्बाद हो गया। आपने इस किस्से को कई दफ़े अलग अलग माध्यमों पर, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर, अलग अलग मंचों पर अलग अलग तरीके से सुना होगा, लेकिन ये किस्सा इतना अफसोसजनक है कि लम्हों ने ख़ता की है और सदियों ने सजा पाई है। हम आज तक एक सन की सेनापति की उस सनक का खामियाजा भुगत रहे हैं जो 1190 के दशक में उसने किया था। दरअसल
1190 के दशक में तुर्क अफगान सैन्य जनरल बख्तियार खिलजी, जी हाँ, ये नाम सबसे ज़्यादा चर्चा में आता है जब जब नालंदा विश्वविद्यालय की बात होती है। बख्तियार खिलजी ही वो तानाशाह आक्रमण करता था जिसकी सनक के चलते इतनी सुंदर विज्ञान की स्थली, ज्ञान की स्थली बर्बाद हो गई। बख्तियार खिलजी के नेतृत्व में दरअसल आक्रमणकारियों की एक लुटेरी टुकड़ी ने विश्वविद्यालय को नष्ट किया था। इतिहासकार बताते हैं कि एक समय बख्तियार खिलजी बहुत अधिक बीमार हो गया। उसके जो हकीम थे उसके साथ जो आए थे, उन्होंने बख्तियार का बहुत उपचार किया, लेकिन उन्हें कोई फायदा नहीं हुआ। तब किसी ने बख्तियार खिलजी को नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद विभाग के प्रमुख आचार्य राहुल श्रीभद्र जी से इलाज कराने की सलाह दी। इसके बाद आचार्य राहुल श्रीभद्र जी को बुलाया गया तो बख्तियार खिलजी ने उनके सामने एक अजीब सी शर्त रख दी। जी हाँ, अजीब सी शर्त ये कि वो राहुल जी द्वारा दी जाने वाली किसी भी आयुर्वेदिक दवाई को नहीं खाएगा, क्योंकि बख्तियार खिलजी को भारत के आचार्यों पर, विद्वानों पर, आयुर्वेद पर भरोसा ही नहीं था। अब उन्होंने ये भी देखना चाहा कि अगर ये मुझे कोई दवाई नहीं खिलाएगा तो मुझे कैसे ठीक कर देगा। लेकिन उस वक्त के जो हमारे आयुर्वेदाचार्य थे वो न केवल अपनी परंपरा में, अपने ज्ञान में सिद्धहस्त थे, बल्कि वो बहुत चतुर भी थे। उनकी जो बुद्धि का स्तर था वो कितनी तीक्ष्ण थी, इसका अंदाजा इस पूरी घटना से, इस पूरे किस्से से लगाया जा सकता है कि आचार्य ने भी बख्तियार खिलजी की उस अजीब सी शर्त को मान लिया और उनसे बस ये कहा कि मैं जो कुरान दूंगा उसे पढ़ते रहिए, उसे रोज़ पढ़िए, उसके पन्ने उलट उलट कर पढ़िए और इस कुरान को पढ़ने भर से आप ठीक हो जाएंगे। बख्तियार खिलजी चौंक गया। उसको लगा कि मेरी ये ऐसी बीमारी जिसके नीम हकीम ठीक नहीं कर पाए, मेरे साथ आए हुए बड़े बड़े दिग्गज नीम हकीम, उनको ये कैसे ठीक कर देगा मुझे कुरान पढ़वा कर। लेकिन वो सचमुच उस कुरान को पलट कर पढ़ता रहा और वो ठीक हो गया। दरअसल इसके पीछे जो तरकीब काम कर गए आचार्य राहुल श्रीभद्र जी की, कि उन्होंने कुरान के पन्नों पर दवा का लेप कर दिया था। उनकी बीमारी को वो समझ चुके थे, उनको जांचने के बाद बख्तियार खिलजी की बीमारी को, उसकी बीमारी को वो समझ चुके थे और उसकी बीमारी को ठीक करने के लिए उन्होंने कुरान के पन्नों पर उस दवाई का लेप लगाया जिससे वो बीमारी ठीक हो सकती थी। दवाई हाथ पर लगती और जब वो अपने मुंह से थूक लगाकर पन्ने पलटते थे तो दवाई जीभ के सहारे पेट में भी चली जाती थी और इसी तरह बख्तियार खिलजी ठीक हो गया। लेकिन जब बख्तियार खिलजी ठीक हो गया तो उसे इस बात पर खुश होने की बजाय उसने अफसोस किया, आश्चर्य हुआ कि भारत के विद्वान उसके साथ आए नीम हकीमों से ज़्यादा ज्ञानी हैं, ज़्यादा विद्वान हैं। इसी बात से वो सनक गया। इसका कोई लिखित पुख्ता प्रमाण नहीं है, लेकिन ये माना जाता है कि खिलजी को जब ऐसा लगा कि भारत में इतनी समृद्ध परंपरा है जो हमसे कहीं आगे है तो इसको नष्ट कर देना चाहिए, इसी सनक में, इसी गुस्से में उसने नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगा दी। यही वो आग थी जो अपने साथ उस समय के सबसे समृद्ध, सबसे वैभवशाली ज्ञान को लेकर जल गई। कुछ किताबें, चंद किताबें जो शेष बची, वो आज भी हमारी परंपराओं को, हमारे ज्ञान को, हमारी समृद्धि को रास्ता दिखाती हैं। वो सारा ज्ञान उसी तरीके से तो लौट कर नहीं आ पाएगा, लेकिन ये अवश्य है कि वापस उस दिशा में काम करने से आज के आधुनिक समाज को ऐसी वापस से शिक्षा की स्थली मिल सकती है जहाँ से उसी तरह के ज्ञान का उद्भव हो, विकास हो। एक तथ्य ये भी माना जाता है कि इसी विश्वविद्यालय की वजह से बौद्ध धर्म और उसकी शिक्षाएं चारों दिशाओं में तेज़ी से फैल रही थी और बख्तियार खिलजी नहीं चाहता था, वह तो चाहता था कि इस्लाम का प्रचार हो, इसलिए उसने इस विश्वविद्यालय में आग लगा दी। दोनों में से जो भी किस्सा सही हो, उसके ठीक होकर आयुर्वेदाचार्य के खिलाफ सनक जाने की वजह से या फिर धर्म की वजह से, लेकिन उसने एक दुर्भाग्यपूर्ण कदम को अंजाम दिया और उसने नालंदा विश्वविद्यालय को आग लगा दी। नालंदा के अवशेष अब यूनेस्को की विश्व धरोहर हैं और हर साल बड़ी संख्या में लोग इस ऐतिहासिक ज्ञान के केंद्र को, उसके अवशेषों को देखने के लिए आते हैं। अब जब वो आएंगे तो उन्हें नया परिसर मिलेगा जिसका उद्घाटन हो चुका है। इस नए परिसर को और विस्तार देने की योजना है। उम्मीद की जाए कि इस नए परिसर से वही ज्ञान की गंगा फिर से प्रवाहित हो जिसकी वजह से भारत विश्व गुरु कहलाया था। तो हमने बात को समझने और समझाने की कोशिश की कि नालंदा विश्वविद्यालय चर्चा में क्यों है, नालंदा विश्वविद्यालय का गौरवशाली इतिहास क्या रहेगा, और जब हम ये कहते हैं कि भारत का स्वर्णिम गौरव लौट कर आएगा और तक्षशिला नालंदा का इतिहास फिर से दोहराया जाएगा, तो हम निश्चित ही इस उम्मीद के साथ कहते हैं कि भारत फिर से विश्वगुरु बन पाएगा। आप सब
amarujala.com देखते रहिए और अपनी प्रतिक्रिया से भी हमें अवगत कराते रहिए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।